Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the dual directed class 9th, 10th, 11th and 12th. क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में 5 मार्क्स के डुअल डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वी डिड इट, ब्रैकेट में लिखा हुआ चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलो या नेगेटिव बनाओ। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कहा है। कोष्टक में यहाँ पर मेक नेगेटिव लिखा हुआ भी आ सकता है। कोष्टक में अगर लिखा हो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव तो हमें उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोग हो सकता है जैसे यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर कोष्टक में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको देखकर इस सेंटेंस को हमें बदलना होता है। इस सेंटेंस में चेंज इनटू नेगेटिव कहा है, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कहा, मतलब नॉट जोड़ने के लिए कहा है। वी डिड इट, अब यहां पर क्या है कि नॉट हमें जोड़ना है। नॉट का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस में जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब दी है उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर लिखा है बी के बाद में डिड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और डिड एक सेकेंड फॉर्म भी है डू की। डू मीन्स होता है करना और डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहां पर ये डिड, ये डू की सेकेंड फॉर्म है और यहां पर लिखा है बी के ठीक बाद डिड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, और वो डिड के बाद नॉट लगा के आते हैं। वी डिड नॉट इट, ऐसा इस सेंटेंस को बदल के आते हैं। तो सेंटेंस गलत हो जाता है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी है। जब भी सेंटेंस में डू लिखा हुआ हो, डिड लिखा हुआ हो या फिर डज लिखा हुआ हो, डू डिड डज, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद दी गई हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब समझना कब है, जब उसके ठीक बाद नॉट लगा हो। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पूरे 12 टेंस में एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है और वह सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है। जब सेकंड फॉर्म दी होती है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नोट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड के ठीक बाद हमें नोट का प्रयोग करना है। और ये जो सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को हमें फर्स्ट फॉर्म बदलना है। सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म क्यों बदलते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद सेंटेंस में यदि डिड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम वी के ठीक बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड के बाद हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, वी डिड नॉट। और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म दी हुई है इसको फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे डू इट, वी डिड नॉट डू इट। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है ही टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस में भी नेगेटिव बनाने के लिए कहा है चेंज इनटू नेगेटिव। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है ही और ही के बाद यहाँ पर टीच लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो तो डायरेक्ट हम उसमें नॉट लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो सेंटेंस को पहचानना है कि वह कौन से टेंस का वाक्य है। 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एक पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो वह वाक्य दोनों टेंस में से किसी एक टेंस का वाक्य हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब है उससे पहचानेंगे। यदि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और यदि सेकेंड फॉर्म दी गई होगी तो वहां सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसा ऊपर वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म दी थी इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हुआ था। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है।
तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो हमें डू या डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर एस या ईएस लगा हो तो उसको हटाना है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है, सब्जेक्ट को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है यहाँ पर, डू और डज। डू का प्रयोग आई और प्लूरल नंबर के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, नेम। तो हमें सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नोट लगाना है और ए से एस को हटाना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ही सिंगुलर नंबर है, हम हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। ही डज, डज के बाद नोट लगा देंगे और ए से एस को हटाना है। तो टीच, ईएस लगा हुआ है इसमें, तो हम इसको लिखेंगे टीच, टीच इंग्लिश। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ये सेकेंड सेंटेंस हमारा हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है राजा क्राइड फॉर मिल्क, राजा दूध के लिए रोता था। यहाँ पर सेंटेंस में निर्देश दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। ये वाला जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। किसी एक टेंस के वाक्य को किसी दूसरे टेंस में अगर बदलना हो तो दो चीजों को बदलना होता है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अगर मान लो हम बदल दें तो वह दूसरे टेंस में चला जाता है। अब हमें देखना है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी है और मेन वर्ब कौन सी दी है, क्योंकि सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और सभी टेंस में मेन वर्ब भी अलग अलग होती है। किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो हमें सेंटेंस को देखना है। इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब यह सेंटेंस पांचवें टेंस का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर कोष्टक में निर्देश दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पहले टेंस में बदलने के लिए कहा गया है। ये पांचवें टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको पहले टेंस में बदलने के लिए कहा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पांचवें टेंस के वाक्य को पहले टेंस में ले जाने के लिए कहा है। किसी एक टेंस के वाक्य को किसी दूसरे टेंस में बदलना हो तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को अगर बदल देते हैं तो वह सेंटेंस दूसरे टेंस में चला जाता है। राजा के बाद में क्राइड लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, केवल मेन वर्ब दी हुई है, क्राइड सेकंड फॉर्म दी हुई है। अब ये वाला जो टेंस है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक वचन जो कर्ता होता है, मतलब सिंगुलर नंबर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर दिया हो, कौन कौन से, ही, सी, इट, नेम, ये जो चार सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे चेंज होने वाला है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर राजा। ये सेकेंड फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म को हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है और उसमें क्या जोड़ना है, एस या ईएस। तो यहाँ पर राजा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नंबर दिया हो, किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्राई, और इस क्राई में क्या जोड़ना है हमें, एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ने का नियम यह है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई दिया हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, मतलब व्यंजन दिया हो, तो वाई को आई में बदलकर ईएस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है आर,
इसलिए इस y को हटा के हम I बनाएंगे और इसमें ES लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया क्राइज, राजा क्राइज फॉर मिल्क। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाक्य चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। इस सेंटेंस में वॉइस चेंज करने के लिए कहा है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जा सकता है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। या पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाए तो लिखा रहेगा चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर ऐसा लिखा है चेंज द वॉइस, केवल वॉइस लिखा है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करने के लिए कहा गया है, तो हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और उसमें प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है और ना ही इसमें प्रपोजिशन बाय आया है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसके 5 नियम है कि जो सब्जेक्ट दिया हो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। सब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के प्रारंभ में। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के अंत में। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कोई सी फॉर्म हो सकती है, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर दे को उठा के हम यहाँ पर फुटबॉल के स्थान पर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम देम। क्या बनाएंगे? देम। ये दे से देम क्या हो गया? वो इसलिए हुआ कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दिया गया हो, प्रोनाउन दिया गया हो तो उसको चेंज किया जाता है। प्रोनाउन को चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे सब्जेक्ट के रूप में ही दिया हो तो उसको हिम बनाया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम दिया हो तो उसको उधर लाने पर ही लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट सी लिखा हो तो उसको हर बनाया जाता है, हर को उधर लाने पर वापस सी बनाते हैं। इसी प्रकार सब्जेक्ट अगर आई दिया हो तो उसको मी बनाते हैं, मी को उधर ले जाने पर आई बनाया जाता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट यदि दे लिखा हो तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर देम लिखा जाता है और देम को उधर ले जाने पर वापस दे लिखा जाता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट यदि बी दिया हो तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर अज लिखा जाता है, अज को उधर ले जाने पर वापस वी लिखा जाता है। यू दिया हो तो उसको यू लिखा जाता है और इट दिया हो तो उसको इट ही लिखा जाता है। ये 7 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको चेंज करना पड़ता है। ये 7 प्रोनाउन को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई दूसरा नाम अगर आता है, कोई नाउन आता है तो उसको चेंज नहीं करना। जैसे ये फुटबॉल लिखा है यहाँ पर, ये फुटबॉल एक गेम का नेम है, मतलब ये नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी हमेशा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है, मतलब नाम किसी का भी नाम हो, वो नाउन होता है। तो फुटबॉल क्या है? एक गेम का नाम है। तो जो नाउन होता है उसको चेंज नहीं करेंगे। ये फुटबॉल लिखा है तो उसको यहाँ पर फुटबॉल ही लिखना पड़ेगा, फुटबॉल, इसको चेंज नहीं करना है। यदि प्रोनाउन होता है तो चेंज करना है। ये प्रोनाउन आपको 7 प्रोनाउन को ध्यान रखना है, ये 7 प्रोनाउन ही चेंज होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड अगर आता है तो उसको चेंज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर दे को उठा के हमने देम लिखा और फुटबॉल को उठा के हमने वैसा फुटबॉल ही लिख दिया। ये 2 नियम यहाँ पर हो गए। पहला नियम क्या था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो हमने दोनों को बदल दिया। प्रोनाउन चेंज किया जाता है तो प्रोनाउन भी हमने चेंज कर दिया, दे को देम बना दिया। तीसरा नियम ये है कि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज किया जाता है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। जो उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हो सब्जेक्ट के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए मैं फार्मूला बता रहा हूं। पहले टेंस का वाक्य होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस के लगाएंगे, उसके आगे वाले टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट का होगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा
कंटीन्यूअस टेंस की लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। करना क्या है, जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, बल्कि उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। टेंस का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सी टेंस के बाद में कौन सा टेंस आता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिले वाक्य में, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगाने वाले हैं जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो। ऐसा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। बाकी जो चौथा टेंस है, 8वां टेंस है, 10वां टेंस है और जो 12वां टेंस है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कुल मिलाकर 8 टेंस में पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के लगाने वाले हैं जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो। ऐसे सेंटेंस में हम बिंग का इस्तेमाल करेंगे। बिंग और आईएनजी दोनों राइमिंग वर्ड है, वैसे आप याद रखना इसको, बिंग इंग है ना। तो यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें बिंग लगने वाला है। बिंग का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, आर लिखी हुई है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं। यहाँ पर दे के साथ आर इस्तेमाल हुई है, हम यहाँ पर फुटबॉल के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में दिया हुआ, एक वचन में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। इज के ठीक बाद हम बिंग का इस्तेमाल करेंगे। बिंग का इस्तेमाल केवल 2 टेंस में ही करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिले तो समझ लेना, इससे आपको 2 बातों का पता चल रहा है। एक तो इसमें बिंग का इस्तेमाल करेंगे हम, और दूसरा ये कि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस की इस्तेमाल करेंगे जिस टेंस का वाक्य दिया हुआ है। बाकी दूसरे टेंस में आपको बिंग नहीं लगाना है। बिंग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उनमें आईएनजी लगा हुआ नहीं मिलेगा, और आईएनजी लगा हुआ ना मिले तो समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब हमें आगे वाले टेंस की यूज करना है। तो ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। चौथा नियम ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जितने भी टेंस हैं सारे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यदि सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना हो। तो ये प्लेइंग लिखा हुआ है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, प्लेइंग को हम क्या बना देंगे, प्लेड बना देंगे। तो यहां पर हो जाएगा प्लेड। इसके बाद में 5वां नियम यह है कि जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके ठीक आगे बाय का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के ठीक आगे, ऑब्जेक्ट कहां दिया हुआ है, यहाँ पर देम लिखा हुआ है, इस देम के ठीक आगे हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बाय देम, तो हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं, बाय देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चला गया। सेंटेंस दिया हुआ है, ही मेक्स नाइस टी, वह अच्छी चाय बनाता है। चेंज द वॉइस, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करने के लिए कहा है। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये 5 नियम हमने आपको अभी बताए थे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नाइस टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाइस टी, और ही को उठा के हमें नाइस टी के स्थान पर रखना है। तो ही को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हिम, ही को क्या बना देंगे, हिम, क्योंकि यहाँ पर नियम नंबर 2 कह रहा है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज करने के लिए कह रहा है ही को हमें हिम बनाना है, तो यहाँ पर हमने ही को हिम बना दिया है। ठीक है, ही से यहाँ पर हिम हो गया नियम नंबर 2 के अनुसार। तीसरा नियम ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होती है, जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, बल्कि आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस पहले टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करना है, उसके आगे वाले टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यदि आईएनजी लगा हुआ होता इसमें तो हम हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई आईएनजी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये कौन से में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है, एक तो है इज, दूसरी है
आर और तीसरी है एम। इज सिंगुलर नंबर के लिए यूज होती है, आर प्लूरल नंबर के लिए यूज होती है और एम आई के लिए यूज होती है। यहाँ पर टी जहां की बात हो रही है सिंगुलर नंबर में आता है तो हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। नाइस टी इज, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको हम बता देंगे थर्ड फॉर्म। मेक से हो जाएगा यहाँ पर मेड। लास्ट वाला नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया यहाँ पर, हिम दिया हुआ, इसके आगे हम लगा देंगे बाय। नाइस टी इज मेड बाय हिम। ये हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। ठीक है।